युद्ध और शांति। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। इजरायल और हमास में जंग के बीच ईरान की ओर से लगातार धमकी वाले बयान दिए जा रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को सामने आने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजरायल पहुंच रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें बाइडेन के दौरे पर टिकी है। क्या बाइडेन का इजरायली दौरा जंग की आग में घी का काम करेगा या फिर अमेरिका समझौते की शांति की सूरत पेश कर पाएगा? इन सब पर नजर रहेगी आज तक की। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको कुछ फैक्ट्स। कितने लोगों की मौत दोनों तरफ से हुई है? 11वां दिन है आज युद्ध का। इजरायल में मौत का आंकड़ा 1400 है। वहीं घायल होने वाले लोगों की संख्या 3500 के आसपास। दूसरी ओर गाजा में मरने वालों की संख्या अब 2808 हो गई है और 11,000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10,858। अब आपको बताते हैं मुस्लिम देशों का स्टैंड। वो क्यों जानना जरूरी है? दरअसल अयतुल्लाह खुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो आग में घी डाल रहे हैं इस पूरे मौके पर। आज उन्होंने एक भड़काऊ बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि अगर इजरायल इन हमलों से बाज नहीं आता है तो दुनिया भर के मुस्लिम एक होकर इजरायल पर हमला बोल देंगे। यानी वो धार्मिक आधार पर लामबंदी कर रहे हैं। तो हमने आपके सामने कुछ फैक्ट्स लाने की कोशिश की है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, उनका स्टैंड क्या है। इजरायल और फिलिस्तीन भी नहीं, इजरायल और हमास की इस जंग के बीच में कौन किसका साथ दे रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं हमास के साथ कौन कौन खड़ा है। ईरान। सबसे पहले ईरान की बात आती है। हालांकि जो हम आपको ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं, अगला वाला दिखाइए। ईरान, सऊदी अरब, ये देखिए। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन तो पड़ोसी मुल्क है उसका। सऊदी अरब, ईरान, लेबनान भी इसमें शामिल है क्योंकि लेबनान की तरफ से आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कुवैत, कतर, ये 6 ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश, जो खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं। ईरान तो कहता है कि 7 अक्टूबर विजय दिवस है, जिस दिन हमास ने इजरायल पर हमला किया था। ईरान और जॉर्डन धमकी दे रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले भी कर रहा है। इसके अलावा अरब लीग में शामिल दूसरे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी वो इजरायल के तो खिलाफ है, हमलों के खिलाफ है, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ है, हमास के खिलाफ है। मतलब वो खुलकर ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जो आम लोग फिलिस्तीन के हैं। हमास आतंकी संगठन से वो जानबूझकर अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत महत्व रखता है। कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिनका स्टैंड दुनिया को चौंका रहा है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने खुलकर हमास की निंदा की है, जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बहरीन ने भी जो हमास है उसके हमले की निंदा की है। ये बड़ी बात है। ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जो खुलकर हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा कर रहे हैं। मोरक्को ने भी हमास के हमले की निंदा की है। मिस्र का स्टैंड बेहद संतुलित है। इजरायल के साथ मिस्र के कूटनीतिक रिश्ते हैं और इसीलिए मिस्र जो है इस पूरे मुद्दे पर ना इधर ना उधर, वो एक बैलेंस रवैया अपना रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि मिस्र जो फिलिस्तीन से शरणार्थी जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता भी नहीं खोल रहा है। मिस्र ने फिलिस्तीनियों को शरण देने से अभी साफ मना कर दिया है। तो हमने आपको तमाम ये जो मुस्लिम अरब देश है उनका स्टैंड बता दिया। युद्ध जारी है, 11वें दिन भी भारी बमबारी है। नेतन्याहू का युद्ध आतंकवाद के खिलाफ, हमास के हमनवाज ईरान की इजरायल को खुली धमकी, बेंजामिन की हुंकार, सब्र का कोई इम्तिहान न ले, जीत मिलेगी, हाँ समय लगेगा। पहला धमाका गाजा में हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला। दूसरा धमाका हमास के आतंकियों पर सीधा अटैक। तीसरा धमाका आतंक के बैंक पर गाजा में बमबारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में घोषणा कर दी है कि जीत में समय लगेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे से एक दिन पहले ईरान को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली धमकी दे दी है। कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत। वहीं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां
ईरान के विदेश मंत्री ने न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर हमले को बड़ी जीत बताया, बल्कि इजराइल के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान के हमले की तैयारी की घोषणा कर दी, धमकी दी, इजराइल का भूगोल बदल देंगे। लेकिन इधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासर कनानी ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान के मुताबिक हमास के आतंकी 200 इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले बंद कर दे। ईरान की इन धमकियों पर इजराइल ने भी सीधा धावा बोल दिया है। कहा, देश की रक्षा करनी है तो फिर मिडिल ईस्ट तक हम जाने से पीछे नहीं हटेंगे। इधर हमास के हमले अभी नहीं रुक रहे, रह रहकर वो कई शहरों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे 2 सहयोगियों की ये रिपोर्ट। ये तोपों की गर्जना आप लगातार सुन सकते हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमास के वो जो ठिकाने जहां से बमबारी होती है, रॉकेट दागे जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देना। ये एक बड़ा सा मेरे हाथ में ये जो रॉकेट का बड़ा शेल है, इसका अपने आप में जो वजन है लगभग 7 से 8 किलो है, और ये सिर्फ पिछला हिस्सा है। ये स्प्रिंटर यानी इस तरह के रॉकेट, इसका कैलिबर भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, 160 कैलिबर से भी कहीं बड़ा है। इस तरह के रॉकेट उन्होंने सिविलियन इलाकों पर फोड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर लेबनान की सीमा में रहने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। ईरान और हमास तमाम मुस्लिम देशों की लामबंदी का दम भर रहे, तो दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका के साथ साथ कई देशों का साथ मिल रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी हमास को चेतावनी दे दी है, ये कहकर कि फिलिस्तीनी हमास नहीं है और न ही हमास फिलिस्तीनियों की बात कर सकता है। गाजा के फिलिस्तीनी तो खुद हमास के पीड़ित है। इस जंग में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है वो बंधक जो हमास की गिरफ्त में है। हमास का दावा है कि विदेशियों को मिलाकर उनके पास करीब 250 बंधक हैं, और वहीं गाजा में बच्चों पर भारी पड़ रहा है ये गोला बारूद। लेकिन गाजा पर गिरते हर बम के साथ ईरान जो मजहबी लामबंदी करना चाहता है मुस्लिम देशों का, वो एक खतरनाक रंग ले सकता है। गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ईरान बनाम इजराइल, क्योंकि ईरान अगर अब ये कह रहा है कि हम भूगोल बदल देंगे इजराइल का, वो सीधा अटैक की धमकी दे रहा है, वो मुस्लिम देशों की लामबंदी कर रहा है, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि अगर ईरान युद्ध में उतरा तो फिर ईरान वर्सेस इजराइल दोनों का स्ट्रेंथ क्या है। आबादी के मुकाबले अगर आप देखें तो 8.67 करोड़ आबादी ईरान की है, वहीं 89.14 बहुत बड़ा देश ईरान, जहां पर उनकी आबादी हमने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए ईरान का, आप देखें जो मैन पावर है उनके पास 4.85 करोड़ है, 4 करोड़ तुरंत सेना में भर्ती कर सकता है ईरान। वहीं इजराइल में अगर आप देखें तो 31.1 लाख वहां पर है। ईरान की सेनाओं में 5.75 लाख एक्टिव पर्सनल है, यानी काम करने वाले लोग हैं, जबकि इजराइल के पास 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल है जो काम करने वाला है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान है, इजराइल के पास 8,000 पैरामिलिट्री जवान है। लेकिन जब बात एयरक्राफ्ट्स की आती है, इजराइल के पास जहां 601 है, वहीं 541 एयरक्राफ्ट्स। थोड़ा धीरे इसको चलाइए ताकि लोग समझ पाए। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट्स हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास मात्र 196 फाइटर जेट्स हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन है। इजराइल के पास 62,290 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। तो इससे आप लगभग आपको दोनों की जो सैन्य शक्ति है, दोनों देशों की ताकत है, उसका एक आपको उदाहरण मिल गया होगा। इजराइल वॉर फ्रंट में अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश शामिल है, तो गाजा बचाओ मोर्चे के लिए ईरान अब अरब देशों को कैसे लामबंद कर रहा है, उस पर आपने सूरत देख ली है। ऐसे में गौरव भाटिया जी, क्या आप इसको मानते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है? क्योंकि अगर वो मुस्लिमों की लामबंदी ईरान करना चाहता है, वो धर्म का गोला बारूद डाल रहा है इस पूरी जंग में, जो दरअसल एक आतंकी संगठन और एक देश के बीच में एक जंग है। ये इजराइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच में जंग है। इसमें अगर मजहब का जहर घोलने की कोशिश ईरान कर रहा है, तो वाकई बड़ा खतरा है इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में।
अंजना जी, देखिए, कहीं भी अगर विश्व में इस तरह से युद्ध होता है तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि बाकी देश भी उसमें कहीं न कहीं जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन आज भारत वो देश है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसकी तरफ पूरा विश्व समाधान के लिए देखता है। और हमें याद रखना चाहिए, हमारी कूटनीति ऐसी रही है कि जहां पैलेस्टाइन की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला, और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए, और हमारे किस तरह से मधुर संबंध है ये भी पूरा विश्व देखता है। और क्योंकि बात आप गल्फ कंट्रीज की कर रही हैं, नहीं भूलना चाहिए, पैलेस्टाइन हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता आएगा। लेकिन जो प्रश्न सबके मन में आ रहा है, जब भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा होता है, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे, तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम निर्दोष नागरिकों के साथ खड़े हैं। आज कुछ सवाल मन में आते हैं, ये जो सारे देश हैं ये धर्म देख के ये तय करेंगे कि वो कहां खड़े होंगे। अगर आतंकी जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, बच्चों के सर काट रहा है और जिंदा इंसानों को वो सुरक्षा कवच बना रहा है, तो अगर उसका धर्म इनके धर्म से मिलेगा तो वहां खड़े होंगे, या जो निर्दोष हैं और वो इनके धर्म के नहीं हैं वहां खड़े होंगे? ये पहला सवाल है। और मैं समझता हूं 56 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं विश्व में। अंजना जी, सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां इस्लामिक मुल्क बन जाता है, जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। आज चाहिए 20 करोड़ मुसलमान भाई बहन भारत में भी हैं, इसमें 1 लाख 2 लाख ही बाहर निकल के आए और एक पत्र लिखे इन इस्लामिक मुल्कों को कि पंथ निरपेक्षता का रास्ता ही अपनाना है, इंसानियत का रास्ता ही अपनाना है। दूसरी बड़ी बात, जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति में ऐसी प्रदत्त ताकत है केंद्र सरकार के पास कि वो तय करेगी कि देश का मत क्या होगा। एक हमने स्टैंड ले लिया तो ये CWC का रेजोल्यूशन आता है जिसमें वो हमास की निंदा नहीं करते हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म के आधार पे एक तरफ खड़ा हो जाता है, और कल तो इतना दुख हुआ, जो स्टूडेंट फेडरेशन है JNU के बाहर आइसा, वो अंजना जी तुलना करती है कश्मीर और जो हमास कर रहा है उसकी, और कहती है जब तक फलस्तीन और कश्मीर आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। क्या ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये मीर जाफर नहीं है जो देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं? और मुझे दुख इस बात का है, हम लोग प्रवक्ता है पार्टी के, हमारी पार्टी जनता की सेवा कर रही है, हम लोग भी विदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं विदेश नीति से, उस पे बचते हैं बोलने से। वजह यह है सरकार तय करती है, लेकिन ये लोग देश के हित में क्या है ये भूल जाते हैं, और पैलेस्तीन का झंडा लगाने में इनको कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इनके मुंह में दही जम जाती है। अब आपकी बारी है वारिस पठान साहब। सवाल यह है कि ईरान बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। अगर धर्म के आधार पर वो मुस्लिमों से अब को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, इस तरह की धमकी देता है, क्या आप इसके खिलाफ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए? क्योंकि इस तरह की लामबंदी, ये तो हमास के खिलाफ जंग है ना, इजराइल का आतंकी संगठन के खिलाफ। जी देखिए अंजना जी, मैंने सुना अभी पूरी तरह गौरव भाटिया की बात को। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूरी तारीफ कर दी, सब कुछ कर दिया, विश्व गुरु ये वो सब बोल दिया। इन्होंने एक भी मर्तबा ये नहीं कहा कि इजराइल जो कर रहा है आज सिविलियंस के ऊपर बम्बार्डिंग और हजारों लोगों को मार रहा है, वो भी रोकना चाहिए। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इन्होंने एक भी मर्तबा नहीं कहा। इन्होंने भारत माता जो नहीं बोलना चाहते वो ऐसे वैसे। गौरव भाटिया, बहुत सीरियस मैटर है, सेंसिटिव इश्यू है, इसके ऊपर थोड़ी सीरियसनेस रखिए। बात यह, अगर इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है तो फिर सीरिया पे क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? सीरिया में तो हमास नहीं है।
गाजा के ऊपर किया, चलो साउथ लेबनान में किया, इजिप्ट के अंदर रफा के अंदर बॉम्बिंग कर दिया। मतलब साफ बात ये आ रही है अंजना जी कि इसराइल चाहता है कि इस अरब जो जगह है यहां पे इसकी सुप्रीमेसी, उसने यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन एयर वेयर हाउस था, ह्यूमैनिटेरियन एड वेयर हाउस गाजा में, उसको भी उड़ा दिया कल। तो आप सब खामोश क्यों बैठते हैं यहां पर, जबकि जब रशिया ने यूक्रेन के साथ इसी तरह की गतिविधि की थी ना, इस यूरोपियन कंट्री की जो सबसे हेड है उन्होंने खड़े रहकर कहा कि दिस आर वॉर क्राइम्स, दिस आर एक्ट ऑफ टेरर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कुछ रूल होते हैं, कायदे हैं, कानून होते हैं। आप किसी का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बंद नहीं कर सकते, वहां तक जाने से आप रोक नहीं सकते मेडिसिन को। गाजा के अंदर हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहां पर पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जितने भी यहाँ पे मरीज एडमिट है सब के सब मर जाएंगे। तो इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के ऊपर लोगों ने नारे लगाए। देखिए, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं अंजना जी, हमेशा से करते हैं, और टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी का भी हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है। हम तो वो लोग थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ जो बगदादी है उसको जहन्नुम का कुत्ता कहा था, मगर आपने तो तालिबान को भी पहले कहा था टेररिस्ट। उसके बाद में अभी तो तालिबान के साथ अपन मिनिस्ट्री जा रही है मिलने के लिए और एक्सपोर्ट की बातें सब शुरू हो गई है। आज हमास का नाम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक भी मर्तबा अपने मुंह से नहीं लिया है कहीं पर भी, चाहे वो चाहे नरेंद्र मोदी ने। हिंदुस्तान ने अब तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। हिंदुस्तान जानता है क्या है, हमास 55,000 वहां पर वोट लेकर अपनी एक पार्टी बना चुका है। हाँ, जो गलत किया है वो गलत है, मगर एक गलती की सजा इसराइल पूरा अपना हमास का नाम लेकर पूरी रीजन को खत्म तो नहीं कर सकता ना। तो इस पर हिंदुस्तान का रुख क्या है? हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, बहुत अच्छी बात है। हमारी तो 1977 में जब हमारे एक्स पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि टेररिस्ट ने फलस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और उसको ये कब्जा छोड़ना होगा, इतना स्ट्रिक्ट कहा था। महात्मा गांधी तक ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, बराक ओबामा बोलने दिया। प्रेसिडेंट मिस्टर पठान ने सपोर्ट मिस्टर पठान क्यों फैला रही है? मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वारिस पठान, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की। ईरान का नाम लेने से डर लगता है क्या आपको? मैंने ईरान पे सवाल पूछा था ना आपसे। अरे आप लोग अपना जो लिख के पढ़ के रट के आते हैं वो तो बोलिए। एक ही बात आप रोज बोल रहे हैं बैठ के 3 दिन से, लेकिन एक बार सवाल जो आज का टॉपिक है उस पर तो जवाब दीजिए। अगर अयतुल्लाह खुमैनी, एक सेकंड, मैं बोल रही हूं इस वक्त, आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, 2 लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो बहुत ही गलत तरीका होता है। सुनिए, सवाल सुनिए। अगर अयतुल्लाह खुमैनी ये धमकी देते हैं इजराइल को कि तमाम मुसलमानों को फिर दुनिया में आप रोक नहीं पाएंगे, क्या ये धमकी, आवाज जा रही है? अयतुल्लाह खुमैनी की धमकी नहीं, नो ऑडियो। ठीक है, ऑडियो ठीक कराइए, फिर ऑडियो ठीक करा के उनसे ये सवाल पूछेंगे। गौरव जी, एकदम 2 लाइन का उनको जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। आ रही हूं, ऑडियो ठीक करें। गौरव जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बात बार बार कहूंगा, फलस्तीन की तुलना जब ये हमास से करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने जैसे पीएचडी के कोर्स में केजी के बच्चे को बैठा रखा है, इनको कोई समझ ही नहीं है। ये तुलना किस बात की कर रहे हैं? ना विदेश नीति की समझ है और ना इनको समझ है कि हमास को 10 ऐसे मुल्क है विश्व में जिन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरी बात, हमास का चार्टर पढ़ ले। हमास का चार्टर ये कहता है जितने यहूदी है इजराइल में सबको खत्म करना है, इजराइल को नक्शे से हटा देना है, जो कुरान के भी खिलाफ है, क्योंकि कुरान में खुद जिक्र है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमास ये कहता है सारे यहूदियों को मार दो और ये सारी लामबंदी चलती है इस्लाम के नाम पे, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे भारत में पहले देश आएगा या पहले धर्म आएगा? और आप जानती हैं अंजना जी कि हमारे दोनों तरफ ऐसे मुल्क हैं जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे कि कल को अगर वो हम पे प्रहार करें और हमारी सेना इतनी सक्षम है, नेस्त नाबूद करेगी, तो क्या भारत के अंदर के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े होंगे? तो इन पे धिक्कार है कि ये धर्म के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने वतन के साथ नहीं खड़े। वारिस पठान साहब, ईरान अगर धार्मिक लाइंस पर लोगों को उकसा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए?
ये देखिए, ये ईरान उकसा रहा है या फिर इजराइल को कौन उकसा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। किसी ना कहीं तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ी षड्यंत्र है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है। हाँ। ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ हमास का एक बहाना लेके इतना बड़ा इजराइल बॉम्बिंग कर देगा सब तरफ पे। मगर अभी यहाँ पे गौरव भाटिया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दिए कि क्यों खड़े। अरे गौरव भाटिया, हमारी इंसानियत का भी नाता है। और मैं फिर बोल रहा हूं अंजना जी के शो पे, मेरी आस्था भी जुड़ी हुई है जिस तरह आपकी आस्था लगती है। मेरा मस्जिद अव्वल वहां पर, मेरा मस्जिद अक्सा वहां पर है, किबला अव्वल वहां पर है, बैतुल मुकद्दस वहां पर है और कुरान में लिखा है उसका जिक्र है। तो मेरी आस्था क्यों नहीं वहां पे? मेरी आस्था की फिक्र नहीं। हम चाहते हैं कि वो भी आजाद हो वहां पर, मगर हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े। कहां पर है? एक सेकंड वारिस साहब, मस्जिद अक्सा कहां पर है? बच्ची का कत्ल कर दिया। ये अक्सा मस्जिद कहां पर है? जेरूसलम। तो गाजा पट्टी पर अटैक हो रहा है ना, गाजा पट्टी में लड़ाई हो रही है। ठीक है, आराम से प्लीज, ठीक है, मत एक एक करके बोलिए। गाजा पट्टी पे नहीं अटैक हो रहा, यही तो प्रॉब्लम है। गाजा पट्टी के साथ साथ सीरिया, लेबनान, इजिप्ट सब तरफ अटैक कर रहा है इजराइल। रंजना जी, एक बार अब मुझे अन्य मेहमानों से बात करने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास। अली मुस्तफा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तुर्की के पत्रकार हैं आप, जुड़े हैं हमारे साथ। टर्की हो, ये बात हो रही है तमाम, जो सऊदी अरब हो, यूएई जैसे कई जो अरब देश हैं, उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड अपनाया है। वो इस बात की तो निंदा कर रहे हैं, वो हमास को खुलकर एक आतंकी संगठन कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान जिस तरह से अयतुल्लाह खुमैनी सबको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, वो इसमें कामयाब होंगे? जी अंजना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक कि मैं इस पैनल पे वाहिद आदमी हूं या शख्स हूं जिसने इजराइल, गाजा और ऑक्यूपाइड फलस्तीन से रिपोर्टिंग की है एक्सटेंसिवली पिछले 20 साल के अंदर लगातार। और जो बुनियादी यहाँ पे इश्यू है उसको तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। आप आयतुल्लाह खुमैनी और ईरान की बात कर रही हैं, लेकिन इजराइल इज एन ऑक्यूपाइंग पावर इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी सिंस 1967। 2005 में इजराइल ने गाजा को छोड़ा, मगर उसकी ऑक्यूपेशन खत्म नहीं हुई क्योंकि गाजा की सीज जारी रही 2005 तक। उसको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया गया। अभी भी इजराइल वहां पे पानी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे एड सप्लाई जितनी भी अंदर जाती है गाजा के अंदर, वो जाती है इजराइल के थ्रू, इजिप्ट या रफा के थ्रू नहीं जाती। दूसरी चीज, ये जंग, ये युद्ध जो आप बात कर रही हैं, ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू नहीं हुआ, ये 1948 को शुरू हुआ, जब एक ऑक्यूपाइंग फोर्स इन इलाकों में आया और उसने इन इलाकों पे कब्जा किया। वेस्ट बैंक के अंदर, ईस्ट जेरूसलम के अंदर, जहां पे जो आपके गेस्ट वारिस पठान साहब कह रहे थे, एक बहुत मुकद्दस एरिया है मुसलमानों के लिए, और जहां पे इस साल की शुरुआत से लेके अब तक तकरीबन 500 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने और आईडीएफ ने। तो मेरे ख्याल से थोड़े फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। आपने शुरुआत ही इसी बात से की कि एक बुनियादी बात हम लोग छोड़ रहे हैं। एक बुनियादी बात यह भी है कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। 7 अक्टूबर के इतिहास को और 7 अक्टूबर की एक्टिविटीज को आप यूं पोंछ कर कालीन के नीचे कतरनों की तरह नहीं घुसा सकते। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था अली मुस्तफा? एक आखिरी बात कहूंगा मैं आपसे, आखिरी बात कहूंगा, फिर आप जो कहना है कहिए आगे जाके आप। मेरे ख्याल से जो डिसइंफॉर्मेशन हिंदुस्तान से आ रही है पूरी दुनिया में, और उसका एक मनाजर अगर अपने व्यूअर्स को मैं दिखा दूं, यहां पे एक हिंदू राष्ट्र 30 का अकाउंट है जिसके ऊपर एडोल्फ हिटलर की तस्वीर बनी हुई है और वो शेयर कर रहा है आई स्टैंड विद इजराइल, और ये आ रहा है इंडिया से। और जितने एनालिटिक्स अब हमारे सामने मौजूद हैं अली मुस्तफा, आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर वाकई पत्रकार हैं तो मुझे हैरानी हो रही है कि सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स और ट्रोल्स को आप टीवी पर दिखा रहे हैं। यू शुड एक्चुअली एब्सटेन, योर वॉइस इज नॉट गोइंग ऑन एयर, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आप एक पत्रकार हैं और आप सोशल मीडिया के ट्रोल्स के यहां पर तस्वीर दिखाकर अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप शायद या तो इन डेप्थ बात नहीं करना चाहते हैं या आपने पहले ही साइड चूज कर लिया है, इसीलिए आप सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जिसे कह रहे हैं प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि हम पैलेस्टीन में, गाजा पट्टी में, हम गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बच्चों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल में 7 अक्टूबर को क्या हुआ था ये भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप अगर वाकई पत्रकार होते और आपने साइड नहीं चूज किया होता तो आप बताते बिना डर और झिझक के कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के साथ क्या किया था। और मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूं कि आज तक एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल है और हम आपको इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कतई नहीं करने दे सकते हैं। दर्शन ग्रेवाल साहब, आप लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जॉर्डन के नेताओं से, वहां पर ऋषि सुनाक साहब ने भी पीएम ने बात की है। जो ये जो बाइडेन की कोशिशें हैं, क्या आप उसको अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है समझौते की कोई सूरत बन सकती है, या ईरान और घी डालेगा और हवा और आग को मिल सकती है? अंजना जी, जब तक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत के नरेंद्र मोदी हमेशा ही पीसफुल जो भी कंट्री है उसको सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसलिए जितने भारतीय लंदन में हैं, मैं तो यहाँ काफी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हूँ, सभी चाहते हैं कि जो कोई भी टेररिज्म की सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी कंट्री है, तो उसको हम टेररिस्ट ही मानेंगे, क्योंकि हर कंट्री को इंसानियत की सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे इजराइल के आज उन्होंने बंद बना रखा बच्चों को, डिसेबल लोगों को, बुढ़ों को, और उनको कर रहे हैं कि इंसानियत की बात तो नहीं है ये। और सबको इनको तो जो हमास है इसके बारे में कहना चाहिए कि जो टेररिस्ट जो लोग हैं टेररिस्ट, इनको खत्म करना चाहिए। टेररिस्ट किसी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई कंट्री नहीं होता। ये लोग तो इंसानियत के दुश्मन है। जो लोग अभी मैं सुन रहा था, 2 भाई जो बोल रहे थे, इनको थोड़ा अपने अंदर जाति मारनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, धर्म एक ही बात सिखाता है, इंसानियत। और ये किसी कंट्री के हो, किसी धर्म के हो, तो हमारे कंट्री में लंदन के अंदर मुस्लिम भी हैं और वो सभी अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, मिनिस्टर भी हैं, और वो सब कंडेम कर रहे हैं इनको जो हमास कर रहा है। तो ये समझ नहीं आती है, कुछ लोग जो पत्रकार भी सपोर्ट करते हैं ऐसे टेररिस्ट ग्रुपों को, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये तो बहुत शेमफुल है जो हमास की सपोर्ट करता है, जो भी करता है। तो ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए। ऐसे जो ग्रुप है कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठे हैं, सारी दुनिया को मिलकर के, जैसे मोदी जी कहते हैं और ऋषि सुनक जी कहते हैं कि हमें सभी को यूनाइट होना चाहिए, सारे वर्ल्ड को। वर्ल्ड अब आज बहुत छोटा हो गया है। आज वो पहले वाली बातें नहीं है कि बहुत आज सारा एक आवाज आनी चाहिए सारी वर्ल्ड की तरफ से। ये हमास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये भाइयों को, पठान साहब को और दूसरों को मैं कहता हूँ कि दोनों भी आवाज वही बोले जो हम बोल रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, अजय जैन भुटोरिया साहब, आपके पास आते हुए क्या आपको लग रहा है कुछ जो कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि कई अरब देशों में इससे पहले विदेश मंत्री अमेरिका के गए हैं, क्या आपको लग रहा है वो रंग लाएगा? क्या वाकई किसी समझौते की सूरत बनाते हुए जो बाइडेन यहां पहुंच रहे हैं, या फिर आग और भड़क सकती है? प्रेसिडेंट बाइडेन के जो अभी ट्रिप है वहाँ पे उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इजराइल और देश जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, और साथ में पैलेस्टीनियन के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो इजिप्ट के वहाँ से ओपन हो, और जो पैलेस्टीनियन इनोसेंट लोग हैं उनको वो एड मिले, और हमास जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है उसको हमास को ब्लॉक किया जाए और हमास को वाइप आउट किया जाए। ये इसमें ईरान का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो 50-50% चांसेस है कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू इन्वॉल्व होगा। वो लेबनान बॉर्डर पे होगा, वो सीरिया बॉर्डर पे होगा, और वो हिजबुल्लाह को, जो अनदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान फंड करता है, ईरान हमास को फंड करता है, ईरान हिजबुल्लाह को फंड करता है, और ईरान अब कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाए। इसीलिए इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट को, डेमास्कस को बॉम्बिंग किया था, क्योंकि वहां से हिजबुल्लाह अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो अब आगे ये है कि ईरान कभी भी ये गलती नहीं करेगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का, उसमें होगा कि फिर वो यूएस को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है इन्वॉल्व होने के लिए। इसलिए ईरान अभी अपनी कोशिश करेगा हिजबुल्लाह के थ्रू, और टोनी ब्लिंकन जो अभी वहां पे हैं वो जॉर्डन के साथ में मिलके, बाकी अरब देशों के साथ में मिलके इस सिचुएशन को और देशों को इन्वॉल्व होने के प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको हमास को खत्म करने का उसको राइट है। ठीक है, शिवकांत जी, मैं आपके पास अब आती हूँ। एक तो सबका स्टैंड हम जान रहे हैं, तो आप भी अब इस पर चूंकि पहली बार हल्ला बोल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत आसान तरीका नहीं है।
आसान नहीं है, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन की खबर यह आई कि जब वो सऊदी अरब गए तो वहां पर एमबीएस ने उनको लगभग 4-5-6 घंटे इंतजार कराया, मोहम्मद बिन सलमान ने। अब ऐसे में जब ये अरब देशों की भी जाके अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सबको प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, समझौते की सूरत बनाई जाए, क्या आप उसमें सफल होता हुआ देख रहे हैं बाइडेन को? देखिए, इसकी वजह यह है अरब देशों के अपने सिंहासन डोल रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे जॉर्डन की आप मिसाल लें तो जॉर्डन में 70% आबादी फिलिस्तीनियों की है। इससे पहले 1971 की आप बात करें तो जॉर्डन में बगावत कर दी थी फिलिस्तीनियों ने। तो ये जो रोष है ये बाकी जगह थोड़ा बहुत प्रदर्शनों के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन खाड़ी के देश, अरब देश, ये सब तानाशाहियां हैं, यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इन शासकों को मालूम है कि लोग अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हैं, और वो होंगे भी, क्योंकि जब नागरिक मारे जाएंगे और जानमाल की वो क्षति होते हुए देखेंगे तो उनकी चिंता और उनका गुस्सा स्वाभाविक है। तो उस गुस्से पर एक तो किसी तरह से उस पर मरहम लगाने की कोशिश है या उनको मनाने की कोशिश है, लेकिन 2-3 बड़े लक्ष्य हैं बाइडेन साहब की यात्रा के। सबसे पहला लक्ष्य उनका है, जैसा कि भुटोरिया साहब ने जिक्र किया, कि वो राहत कॉरिडोर खुलवाना चाहते हैं, और इसके लिए ये तैयारी चल रही है कि लगभग 1000 से 2000 अमेरिकी सैनिक वहां जाएंगे और अमेरिकी सैनिक बीच बचाव करेंगे और यूनाइटेड नेशंस के सैनिक बीच बचाव करेंगे। तो शायद उनको ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, कि हो सकता है गजा में कोई सिरफिरा हो, वो उनके ऊपर हमला कर दे और फिर लड़ाई वहीं शुरू हो जाए। तो इसको गारंटी देने के लिए एक तो अमेरिका वहां है। दूसरी बात यह है जो बाइडेन साहब बार बार कहते हैं और वो अपने अनुभव से कहते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुस के और इराक में घुस के जो गलती की, ये वहां घुस के उस पर कब्जा करने की न सोचें, क्योंकि कब्जा करने के लिए जरूरी ये है, कब्जा तो कर लिया आपने, उसके बाद आप कितने दिन कब्जा करेंगे, कितने दिन वहां चलाएंगे। एक बार जब आप कब्जा कर लेंगे, एक बार जब घुस जाएगी सेना और इस्राइल नियंत्रण कर लेगा, उसके बाद अगर पानी भी बंद होता है, बिजली भी बंद होती है, किसी को छींक भी आती है, तो वो सारा का सारा दोष इस्राइल पे जाएगा। और कब तक भुगतेंगे? ये अमेरिका कर चुका है, 10 साल उसने। नहीं शिवकांत जी, कब्जे की बात तो वो वैसे भी नहीं कह रहे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी भी कब्जे की बात नहीं की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह साहब, अब मैं आपको इसमें लाना चाहती हूँ, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि हम हमास को बर्बाद करेंगे। उनके टारगेट पर हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके टारगेट पर हमास के टॉप कमांडर्स हैं, उनके टारगेट पे वो टनल्स हैं, जो टनल्स का पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है गाजा पट्टी में। जाहिर तौर पर जब वो इस तरह से बम्बार्डमेंट करेंगे, एयर स्ट्राइक्स है, तो कोलैटरल डैमेज होगा ही, लेकिन ये कभी नहीं कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि कब्जा करेंगे। टैंकर्स भी मूव करें तो वो हमास के ही सेंटर्स को अटैक करने के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में शामिल किया। देखिए, मिलिट्री के तौर पे जब हम देखते हैं तो हमास की लीडरशिप को टारगेट करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके बहुत जो आला कमांडर हैं वो कतर और दूसरे मुल्कों में छुपे हुए हैं, सारे के सारे गाजा पट्टी पर है भी नहीं। और गाजा पट्टी में एक सुरंगों का आपने बहुत बढ़िया और उम्दा पॉइंट उठाया है। एक सुरंगों का एक नेटवर्क है जो कि लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कई सुरंगों की गहराई 35 मीटर तक है, और कहा जा रहा है इन बंधकों को उन सुरंगों में रखा गया है। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या है कि किस तरीके से हमास को बर्बाद किया जाए और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। बहुत, और वो रहते भी सिविलियन एरिया में है, उन सुरंगों का मुंह भी खुलता है सिविलियन घरों के अंदर। तो एक बड़ी जटिल समस्या है। इजराइल ने एल्बिट और उनकी एक कंपनी है रफेल, एक दूसरी ये वाली नहीं जिससे हमने हवाई जहाज खरीदे, उनसे रडार टेक्नोलॉजी बनाई है। और इसमें अंजना जी हमारे लिए भी सबक है। हमारे कठुआ के इलाके में मैं वेस्टर्न आर्मी कमांडर था, सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता। और वही टनल सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा कि आपने बताया भी। सर जल्दी से एक तस्वीर दिखाते हैं। बात प्रोपेगेंडा की होती है, जब भी जंग होती है तो हम आपको बताएं एक मनोवैज्ञानिक जंग भी होता है।